हम लोगों ने जो पीछे रखा है, नालंदा जिले के नूरसराय प्रखंड में डाइट जो संस्थान है, बहुत ही निंदनीय घटना घटी है। जैसा कि वह एक प्रशिक्षण संस्थान है, जब सभी शिक्षकों का वहां ट्रेनिंग दिया जाता है और वहां के वार्डन जो व्याख्याता है राहुल कुमार के द्वारा 6 युवाओं के साथ, जो वहां के कर्मी हैं, उनके साथ यौनाचार उत्पीड़न का मामला प्रकाश में आया और 2 महिलाओं के साथ बहुत बड़ी घटना है, जिसको लेकर हम लोगों ने कई तरह का शिक्षा मंत्री से लेकर और अन्य जगहों पे आवेदन दिया है। कई तरह की कार्रवाइयां भी हुई है, जांच भी चल रही है, लेकिन इस पर विस्तार पूर्वक हम लोग के बीच में जन स्वराज पार्टी के वरीय नेता आदरणीय पूर्व विधान पार्षद आदरणीय प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी जी, जो कि हमारे बाएं बैठे हुए हैं, विस्तार पूर्वक प्रकाश डालने का काम करेंगे। हमारे बीच में पैनल के साथी सोनाली जी बैठे हुए हैं, वह भी प्रकाश डालने का काम करेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले आदरणीय प्रोफेसर रामबली बाबू को मैं देता हूँ, विस्तार पूर्वक यह प्रकाश डालने का काम करें। आज के प्रेस वार्ता में आए हुए मीडिया के साथियों को नमस्कार। जैसा कि विषय के बारे में हमारे साथी प्रवक्ता अमित पासवान जी ने बताया, यह मामला बिहार के सुशासन के राज में और खास करके मुख्यमंत्री का जब गृह जिला का मामला हो तो थोड़ा सा ध्यान जाना लाजमी है। लेकिन साथ साथ यह भी जानना चाहिए कि जब मुख्यमंत्री के गृह जिला में यह चीज़ हो रही है तो बाकी अन्य जिलों में क्या हो रहा होगा और कैसा सुशासन का राज है, इसे समझा जा सकता है। ये मामला है नालंदा जिला का। नालंदा जिला में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिसको हम शॉर्ट में डाइट कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग, यह संस्थान में वहाँ पर एक वार्डन भी होते हैं, बल्कि 2 वार्डन होते हैं, एक पुरुष वार्डन है, एक महिला वार्डन। उसके ऊपर प्राचार्य होते हैं, लेकिन प्राचार्य के पद अभी एक्टिंग प्राचार्य के रूप में फरहत जहां जी काम कर रही हैं 2020 से, और वार्डन के रूप में बिहार शिक्षा सेवा के राहुल कुमार जी काम कर रहे हैं। लेकिन महिला छात्रावास के जो वार्डन थी अर्चना यादव जी, उस छात्रावास में रहती नहीं है। मतलब उनके बदले जो पुरुष छात्रावास के वार्डन है राहुल जी, वही काम देखते हैं और इस तरह से काम चल रहा है। आज से 2 साल पहले यानी 2020 में ये लोग पदाधिकारी के रूप में वहाँ आए थे। उसके बाद 2022 में वहाँ पर डीएलएड कर रही छात्राओं के साथ ये यौन उत्पीड़न हुआ था, जिसकी शिकायत वहाँ प्राचार्य से लेकर के वार्डन तक हुआ। उससे भी बात नहीं बनी। नूरसराय में है, यह जो जिला का जो संस्थान है, प्रशिक्षण संस्थान नूरसराय में स्थित है। नूरसराय थाना में भी गई, लेकिन आप समझ सकते हैं कि महिलाओं को थोड़ा सा लोक लाज के चलते इस बात को, शादी ब्याह नहीं हुई थी तो इसको दबा दिया गया और उन लोगों ने भी इसको बहुत ओपन नहीं किया। यह मामला जो अभी मैं चर्चा कर रहा हूँ 19 मई 2025 का, वहाँ पर 8 लोगों ने रिपोर्ट दर्ज कराया बजावता प्राचार्य के यहाँ और वार्डन की शिकायत किया, लेकिन कोई कार्रवाई इस पर नहीं हुई। फिर पुनः 20 मई को 2025 को
फिर 4 कर्मचारियों ने रिपोर्ट कराई। उस 4 कर्मचारी में सुरक्षा गार्ड हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, इंस्पेक्टर हैं, खाना बनाने वाले, मेस में जो काम करने वाले लोग हैं, इन सब लोगों ने शिकायत लिखित दर्ज कराया प्रभारी प्राचार्य के यहाँ। फिर भी कुछ नहीं हुई। उसके बाद यह मामला को कुछ सामाजिक स्तर पर, क्योंकि ये जिनके साथ उत्पीड़न की घटनाएं हुई, ये दलित और अति पिछड़ा वर्ग के थे। अति पिछड़ा वर्ग के कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, सामाजिक संगठन के लोग, वो लोग मिलने गए इनके ऊपर के पदाधिकारी, यानी जो डाइट के पदाधिकारी जो नालंदा में है, फरहत जहां यह प्राचार्य और राहुल कुमार वाडे, इनके ऊपर यहाँ पटना में बैठते हैं एससीईआरटी के डायरेक्टर। एससीईआरटी के डायरेक्टर का नाम था सज्जन आर, ये केरलाइट है और शिक्षा सेवा की अभी अफसर है। इनके पास शिकायत लेकर के 9 जून को कुछ समाज सेवी लोग गए उनके पास। 9 जून को उन्होंने जब घटना की जिक्र सुना तो वह स्तब्ध रह गए। तब उन्होंने तुरंत फोन लगा दिया फरहत जहां जी को, प्राचार्य को, और जो शिकायत करता थे उनके सामने स्पीकर ऑन कर दिया सज्जन आर ने। और जब स्पीकर ऑन था करीब 20 मिनट तक, 15 मिनट तक जो कहानी उन्होंने बताई फरहत जहां ने, उसके बाद कुछ बचा हुआ नहीं था। और यहाँ तक कही कि मैं अभी तक प्रेस वाले और सारे वाले को मैंने मैनेज करके रखा है, अभी तक बाहर नहीं जाने दिया है, लेकिन ये घटना इस तरह की लगातार 2 वर्षों से चल रही है। अब ये बड़ा चौंकाने वाला घटना था। तो सज्जन कुमार जी ने तुरंत एक जांच कमेटी बनाई 9 जून 2025 को, और उस कमेटी में 3 लोग थे। सुषमा कुमारी ज्वाइंट डायरेक्टर एससीईआरटी के, दूसरे राजकुमार जी डीओ थे नालंदा के, और तीसरे स्नेहा आशीष दास जी सीनियर लेक्चर एससीईआरटी के। ये 3 लोगों के नेतृत्व में, यानी सुषमा कुमारी जी के नेतृत्व में 3 सदस्यों कमेटी समय जांच कमेटी बनाई गई। और जांच कमेटी 10 तारीख को गई, 10 जून को। लेकिन 10 जून को ही अखबार में, कई अखबारों में बड़ी प्रमुखता से आई ये खबर। तो जब अखबारों में खबर आई तब जा करके शिक्षा विभाग की नींद खुली, और आनंद फानन में 10 जून को बिना कारण बताए नोटिस से सज्जन कुमार जी की छुट्टी कर दी गई। सज्जन कुमार जी हटा दिए गए, जबकि सज्जन कुमार जी बीच के अवधि में वे गए हुए थे मसूरी, ट्रेनिंग कर रहे थे। तो जो घटना जिस समय ये 19 और 20 मई को हुई थी, जिसके बाद चाहिए था फरहत जहां जी को उनको सूचना देना, लेकिन कोई सूचना नहीं दी। सूचना नहीं दी इसलिए कि कहीं की मेल से उतना सारा एप्लीकेशन जाना संभव नहीं था, और आप बाहर थे मसूरी में, इसलिए मैंने सूचना नहीं दी। तो 10 जून को उनको हटा देना सज्जन कुमार जी को, और पुनः उनके जगह पर जो दिनेश जी आईएएस हैं उनको डायरेक्टर बना दिया गया उस एससीईआरटी का। और जांच की पारदर्शिता, मतलब कि पारदर्शी अभी तक नहीं है। अभी तक सिर्फ राहुल कुमार जी जो वार्डन थे, जिन पर लगातार 2 वर्षों से आरोप लगाए जा रहे थे, वो हटाए गए हैं, सज्जन कुमार जी हटाए गए हैं, लेकिन कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया अभी तक। और अर्चना यादव जी जो वार्डन थी महिला छात्रावास की, वो नहीं रह रही थी, किन कारणों से नहीं रह रही थी। और फरहत जहां अभी तक प्रभारी प्राचार्य के पद पर कार्यरत है, जबकि ये सारे जो घटनाएं घटी है, घटनाक्रम में इन दोनों का, और ये कहें तो तीनों का संलिप्तता है। बावजूद इसके अभी तक के कोई कठोर कार्रवाई नहीं किया जाना, मुकदमे दर्ज नहीं किया जाना, और सरकार के लेवल पर इसको लिपापोती करना कहीं न कहीं दर्शाता है कि मुजफ्फरपुर जो शेल्टर होम कांड हुआ था, उससे भी ये घटना विकराल है कि इतने लोग, हो सकता है कि और लोग भी पीड़ित होंगे, लेकिन सामने नहीं आए। लेकिन ये 8 और 4 और 2, एक बार 4 की रिपोर्टिंग है, दूसरे बार 8 लोगों की, और तीसरे बार 2 लोगों की, यानी 12 तो 14 लोग है इस संस्थान के खिलाफ में,
इस तरह के आरोप लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। ये जब पब्लिक डोमेन में आया, जब अखबार में छपी और जो कुछ समाज सेवी वहां पर गए, तब इस तरह की बात आई सामने। इसीलिए इस घटना को जनसुराज बड़ी प्रमुखता से उठाने का काम कर रही है, ताकि जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको कम से कम शासन पर और संविधान पर विश्वास हो सके। जो अति पिछड़े वर्ग के लोग, दलित वर्ग के लोग जो इससे सफर कर रहे हैं और सरकार चुपचाप उदासीन है और उसी जिले से मुख्यमंत्री आते हैं, आप समझ सकते हैं कि बिहार में किस तरह की राज है और किस तरह की घटनाएं घटित हो रही है रोज, लेकिन प्रकाश में नहीं आ रही है। इसलिए इस संबंध में और अगर कुछ आप लोग जानना चाहेंगे तो फिर हम लोग चर्चा करेंगे। मैं अब चाहूंगा कि थोड़ी सी अब शालिनी जी भी अपनी बात रख दे, उसके बाद आपका कोई प्रश्न होगा तो उस पर हम लोग रखेंगे। और एक बात है और हम लोग चर्चा करेंगे, इससे प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त होने के पहले, इससे थोड़ा अलग है लेकिन संबंधित है आपसे, आपके बीच में पहले हम लोग इस पर बात रखेंगे। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज जिस विषय पे हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये विषय बहुत ही शर्मनाक, बिहार की बहुत शर्म की बात है, क्योंकि अगर सरकारी संस्थान में ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आम लोग अपने जीवन में क्या फेस करते हैं। क्योंकि जो भी इंस्टीट्यूट होता है वो सरकार के डायरेक्ट कंट्रोल में होता है, और वहाँ पे जब इतना सारा आपको लीपापोती दिख रहा है, FIR लॉन्च नहीं हो रहा है, कंप्लेंट्स को दबाने की कोशिश की जा रही है, तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आम महिलाएं, आम जो बच्चे हैं बिहार के, ये आम दिनों में कैसी प्रॉब्लम्स फेस करते होंगे। और इससे भी शर्म की बात, बड़ी बात ये है कि पिछले 5 हफ्तों में ऐसी 7 घटनाएं पूरे बिहार से सामने आई हैं, और ये सिर्फ 7 घटनाएं रिपोर्टेड हैं। अगर आप अंडर रिपोर्टिंग की बात करें तो इससे कहीं ज्यादा घटनाएं हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग, जैसा अभी हमने चर्चा किया कि बहुत सारे लोगों की आवाज को दबाया जाता है, केसेस को दर्ज नहीं किया जाता, चाहते हैं कि वो प्राइमरी लेवल पर रफा दफा हो जाए। तो कहीं ना कहीं अगर हम उस असली आंकड़ों पे जाएं तो कहीं कहीं 7 से कहीं ज्यादा आंकड़े होंगे। दूसरी चीज ये है कि अगर हम इसका कारण, सबसे प्रमुख कारण ये है, ये आम दिनों में हम ऐसी घटनाएं सुनते हैं, जैसे मुजफ्फरपुर की घटनाएं अभी घटी, फिर अभी कुछ दिन पहले हमने सीतामढ़ी में घटनाएं रेप की सुनी। तो ऐसी घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और बढ़ती ही जाएंगी अगर हमने इन पे सही कार्रवाई सही समय पर नहीं किया। क्योंकि अगर आप बिहार का हिस्ट्री देखेंगे ना, तो कन्विक्शन रेट जिसे कहते हैं ना, दोष सिद्धि का दर बहुत ज्यादा ही कम है बिहार में, लगभग 25% से 30% के बीच में ही है। तो इसका मतलब ये है कि 100 में से 70 अपराधी लगभग खुले घूमते हैं और बस 30% लोगों को ही सजा मिलती है। उसमें से भी आप ये कह सकते हैं कुछ लोग बेल पे घूमते हैं, जिन्हें मिल जाती है बेल। तो कहीं ना कहीं ये मन बढ़ाने वाला कार्यक्रम जो है, या ये कार्य हमारे राज्य सरकारों चल रही है, लॉ एंड ऑर्डर हमारा बहुत ही वीक है। और लॉ एंड ऑर्डर वीक होने का अगर ये प्रमाण चाहिए तो हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट है वही कहती है कि 18 राज्यों में से बिहार 17वें नंबर पे है। तो कहीं ना कहीं जो डेटा हम देखते हैं और जमीनी सच्चाई है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि डेटा कहीं ना कहीं, डेटा भी हमारा बिहार का पूरा परफॉर्मेंस ही दिखाती है, बट अगर आप प्राइमरी सर्वे करेंगे, जमीन पे सच्चाई ढूंढेंगे, तो बिहार की स्थिति और भी गंभीर पाएंगे। और एक इसमें बहुत सबसे बड़ी बात है कि ये पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो वहाँ पीड़ित परिवार के लोग थे, प्राचार्य के यहाँ कंप्लेंट किया, अपनी बातों को रखा, लिखित आवेदन दिया। जब प्राचार्य के द्वारा व्याख्याता राहुल कुमार से स्पष्टीकरण पूछा गया तो उन्होंने स्पष्टीकरण में यह जवाब दिया, बिंदुवार, वहाँ का जो काला चिट्ठा था उन्होंने बिंदुवार जवाब दिया। आप देख सकते हैं, तरह से कन्फेस किया उन्होंने, अब बजाबता बोध करके, एफिडेविट करके। प्रति हम लोग दे देंगे, इसकी प्रति हम लोग देख बोध करके दिया कि डाइट में सिर्फ मैं ही नहीं, यहाँ कई ऐसे लोग हैं जो इस तरह के कार्य कर रहे हैं, कई तरह के यहाँ भ्रष्टाचार में और अधिकारी यहाँ संलिप्त हैं। तो उन्होंने बोध करके दिया, एफिडेविट करके दिया है। और इसके बाद जो कार्रवाई की गई है, उन्हें हटाया गया, उसकी भी चिट्ठी है। तो सारे पेपर का जेरोक्स आप लोग को उपलब्ध करा दिया जाएगा। मैं तमाम साथियों को अभिनंदन करते हुए, और हम चाहें कि अगर कुछ सवाल है तो
प्रश्न किया जा रहा है कम से कम। इसमें एक दो बातें और मैं ऐड कर देना चाहता हूँ कि अभी जो महिला छात्रावास है उसमें आज भी 4-5 अवैध रूप से पुरुष उसमें रहते हैं, अवैध कब्जा करके। और उस छात्रावास के अगल बगल शराब की बोतलें भी बरामद हुई है। दूसरी बात है कि वह 2020 और 21 में मामला आया जब ये फरहत जहाँ जी वहाँ के एडमिशन प्रभारी थे, तो वहाँ के ईबीसी के लड़कियों के साथ एडमिशन लेने में काफी लापरवाही की थी और लगभग 7 छात्र जो थे ईबीसी के वे एडमिशन लेने से वंचित रह गए थे, उनकी हक मारी हुई थी। लेकिन बावजूद इसके आज तक कोई कार्रवाई 2021 के बाद नहीं हुई। इस तरह की कई घोर अनियमितताओं का वहाँ अंबार है। अगर आप लोग की तरफ से कोई इस संबंध में 4-5 कौन से छात्रावास है जिसके बारे में आपको कुछ बताइए? 4-5 कौन से ऐसा छात्रावास के बारे में आप बता रहे हैं? ये महिला का डाइट का जो छात्रावास है, महिला प्रशिक्षण जो है, वहाँ पर 2 छात्रावास, पुरुष का अलग चलते हैं, महिला का अलग। महिला छात्रावास में जो वार्डन है वहाँ अर्चना यादव जी हैं, लेकिन वहाँ रहती नहीं है, उसके बदले राहुल जी जो